बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। चाइना के दो फ्रंट्स जो हैं उनके ऊपर मामला गंभीर हैं और कुछ डेवलपमेंट्स भी हैं, वो मैं आप तक पहुँचाता हूँ। नंबर एक तो आप एक चीज़ समझ लीजिए कि चाइना में जो उनकी फ़ौज है उन्होंने 2016 के बाद से इसको 5 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। यानी इसकी ईस्टर्न थिएटर कमांड है, वेस्ट थिएटर कमांड है, नॉर्थ थिएटर कमांड है, सेंट्रल थिएटर कमांड है और फिर सदर्न थिएटर कमांड है। इस तरह इन्होंने इसको 5 हिस्सों में अपनी फ़ौज को डिवाइड किया है। 2 हिस्से उनके मुतहर्रिक हैं, एक ईस्टर्न और एक वेस्ट। ये जो वेस्ट वाला है ये लगता है लद्दाख के साथ, सियाचिन के साथ, कश्मीर के साथ, इवन जो पाकिस्तान के ऊपर वाले एरियाज़ हैं वहाँ पे सी पैक इसके अंदर से गुजर के आएगा। तो ये जो वेस्ट थिएटर कमांड है चाइना का, ये पाकिस्तान और भारत के साथ और कश्मीर के साथ लगता है और इसके ऊपर मामला बहुत गर्म रहा गुज़िश्ता गर्मियों में। यानी यही दिन थे अप्रैल और मई के, जब ये मामला गर्म हो गए और फिर 4 महीने तक इंडिया को लगातार वहाँ पे ठुकाई हुई और बहुत परेशानी में इंडिया ने वो वक्त वहाँ गुजारा है। दूसरा जो चाइना का इस वक्त बॉर्डर गर्म है वो है ताइवान के साथ। ये लगता है जी ईस्टर्न थिएटर कमांड, और यहाँ पे जापान को और अमेरिका को बहुत ज़्यादा तशवीश है चाइना को लेकर। वो ताइवान को एक अलग मुमलिकत के तौर पे पूरा सपोर्ट करना चाहते हैं, जबकि चाइना ये कहता है कि ये हमारा हिस्सा है, ये हमारा इलाका है, हमारे ज़ेरे कंट्रोल में हमेशा से रहा है, तो ये हमारा इंटरनल मामला है। लेकिन अमेरिका और जापान और दीगर मुल्क सपोर्ट करते हैं सिर्फ साउथ चाइना सी में, यानी जो समुद्री पानी है उसके ऊपर कंट्रोल के लिए, क्योंकि ताइवान अगर एक अलग मुल्क होगा तो उसके आसपास का पानी उसका होगा और फिर वो उस पानी के अंदर से बैनुल अक़वामी रास्ते देगा अमेरिका को भी, जापान को, ऑस्ट्रेलिया को, दीगर मुल्कों को, तो वो आज़ादी के साथ तिजारत करेंगे। लेकिन अगर ताइवान चाइना का होगा तो फिर चाइना रास्ते रोक सकता है। चाइना जब यहाँ पे रास्ता देगा तो फिर उसके बदले में रास्ता मांग भी सकता है। लिहाजा चाइना के लिए ताइवान बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे उनके लिए सियाचिन बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ही उनके लिए ताइवान बहुत अहम है और ताइवान को वो छोड़ना नहीं चाहते। वहाँ पे उन्होंने अपनी बड़ी फ़ौज लगाई हुई है। इन दोनों जगह में कुछ डेवलपमेंट्स हुई है, मैं आपको बताता हूँ। लेकिन पहले आप ये देख लें कि अमेरिका और जापान ने एक स्टेटमेंट जारी किया है। जापान का और अमेरिका का जो स्टेटमेंट है ये एक जॉइंट स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने चाइना के खिलाफ गुस्से का इजहार किया है और ताइवान को सपोर्ट देने की बात की है। ताइवान और इसके आसपास के एरियाज़ को पीसफुल और स्टेबलाइज करने की जो है वो बात की है और ये चाइना समझता है कि ये उनके अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। उसके ऊपर चाइना ने एक फ़ौजी रिएक्शन दिया है। ये जो फ़ौजी रिएक्शन है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन मैं आपको गुज़िश्ता चंद महीनों की बात बता देता हूँ कि अमेरिकन कई दफ़ा इन पानियों में आए, चाइना ने कई दफ़ा उनको चैलेंज किया। अमेरिकन जनरल्स ये भी कह चुके हैं कि चाइना ने एक ग्रेट सैंड वॉल बना ली है समंदर के अंदर, यानी नकली जजीरे बनाए हैं और उन जजीरों के ऊपर उसके पास जदीद तरीन हथियार हैं और वो यहाँ से अमेरिका को रोकने की सलाहियत रखता है। जबकि ताइवान जो है उसको बचाने के लिए जब भी अमेरिका आएगा या ताइवान को चाइना के चुंगल से निकालने के लिए जब भी अमेरिका आएगा तो अमेरिका को बड़ी ज़बरदस्त मुज़ामत का सामना करना पड़ेगा। जापान जो है वो बड़ा तगड़ा मुल्क है, वो अमेरिका के साथ है इसमें। ऑस्ट्रेलिया, उसके भी यहाँ मफादात हैं, वो भी अमेरिका के साथ है। दीगर कुछ मुल्क हैं वो अमेरिका का साथ दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि उनका ये सारा का सारा तजारती रास्ता है और वो इसको कभी खोना नहीं चाहेंगे। इंडिया भी अमेरिका का साथ दे सकता है। जो एक क्वाड एक बनी थी 4 मुल्कों की एक तंजीम डोनाल्ड ट्रंप के दौर में, उसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका थे। तो अब वो वापस मामला शुरू हो गए हैं और 1969 में इन्होंने पहले स्टेटमेंट दिया था जापान ने और अमेरिका ने एक मुश्तरका, यानी आज उस मामले को 21 साल सन 2000 के बाद हो गए और 31 साल सन 2000 से पहले हो गए, तो लगभग 52 साल के बाद एक मुश्तरका स्टेटमेंट दिया है जापान और अमेरिका ने ताइवान के हवाले से। और ये जो स्टेटमेंट है इस पे चाइना ने रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। चाइना भी जो ताइवान की फ़िज़ाई हदूद हैं उनकी खिलाफ वर्जी करता रहता है,
वहाँ पे अपने तैयारे भेजता रहता है। और चाइना ने बड़ी खौफनाक मिलिट्री ड्रिल्स की हैं अमेरिका, जापान और ताइवान को बांध रखने के लिए और अपनी जो तसल्लुत है उसको कायम करने के लिए। दूसरी जानिब चाइना ने जो वेस्ट थिएटर कमांड है उनकी, जो इंडिया के साथ लगती है, वहाँ पे कुछ बड़ी अहम एक्टिविटी की है। इंडिया के तमाम अखबारात में उसका मातम है, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। फिर पाकिस्तान के हवाले से एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, वो मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले तो आप ये देख लें कि भारत और चाइना के दरमियान जो मुज़ाकरात हो रहे हैं लद्दाख को लेकर, वहाँ से डिसएंगेजमेंट के इशू को लेकर कि फ़ौज को चाइना वापस ले जाए, भारत अपनी फ़ौज वापस ले जाए और बीच में एक बफर जोन बनाया जाए, या भारत जिन इलाकों पे कहता है हमारा कब्जा है वो हमें दिए जाएं, लेकिन वो अब नतीजा खेज नहीं हो रहे। सर्दियों में इनका कुछ ना कुछ नतीजा निकलता था, लेकिन अब उनका नतीजा निकलना बंद हो गया है। हो ये रहा है कि गुज़िश्ता 2 जो मीटिंग्स हुई हैं उनका कोई आउटकम नहीं आया। हत्ता कि यहाँ पे एक खबर है ग्लोबल टाइम्स की, नो जॉइंट स्टेटमेंट फ्रॉम लेटेस्ट चाइना इंडिया मिलिट्री टॉक्स इंडिकेट्स चैलेंजेस इज फुल डिसएंगेजमेंट। कह रहे हैं कि बड़े चैलेंजेस हैं मुकम्मल डिसएंगेजमेंट में, और एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि कोई जॉइंट स्टेटमेंट नहीं आया है। जॉइंट स्टेटमेंट तब आता है जब कोई आप मूव किए हों, कुछ आपने फैसला किया हो, किसी नतीजे पर पहुंचे हों। तो जो 11वीं टॉक है इन दोनों के कोर कमांडर लेवल की, जनरल्स उसके अंदर बैठते हैं, उसके अंदर कोई नतीजा नहीं निकला। और चाइना ने अपनी ताकत को दोबारा से जो लद्दाख का बॉर्डर एरिया है वहाँ पे बढ़ाना शुरू कर दिया है। किस तरह बढ़ा रहे हैं मैं आपको कुछ खबरें बताता हूँ। ये पहली खबर जो है ये साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में है, और इसमें ये लिखते हैं कि चाइना डिप्लॉयज लॉन्ग रेंज रॉकेट लॉन्चर्स एज डेटरेंट टू इंडिया। इंडिया के खिलाफ चाइना ने बहुत लॉन्ग रेंज जो जदीद तरीन इनके रॉकेट लॉन्चर्स हैं वो लगाए हैं, रॉकेट फेंकने की जो फैसिलिटीज़ हैं उनको ले गए हैं। और ये जो इनका मिलिट्री न्यूज़पेपर है PLA का, उसने ये बताया, और ये भी बताया कि हमने ड्रिल्स किए हैं थोड़े दिन पहले, संक्यान के अंदर इनका तजर्बा किया है, और ये बड़े शानदार रॉकेट्स हैं। और इससे पहले ये रॉकेट फ्राहम किए गए थे ईस्टर्न थिएटर कमांड को, जो ताइवान के करीब है, जिसने अमेरिका को और जापान को और ताइवान को टैकल करता है। तो यही हथियार चाइना लेकर आया है इस वक्त लद्दाख के करीब। चाइना इस हथियार को वहाँ क्यों लेकर आया? चाइना के पास बहुत सारे हथियार हैं जो रॉकेट लॉन्च करते हैं, और बहुत पुराने हथियार हैं और कोई इतने जदीद नहीं हैं। लेकिन हुआ ये कि 2019 में चाइना का जब नेशनल डे था तो उस पर चाइना ने परेड में कुछ नए हथियार दिखाए जो इस किस्म के रॉकेट लॉन्चर दुनिया ने पहले नहीं देखे थे। ये बहुत जदीद थे, खुदकार थे, और बहुत तेज़ी से हरकत करते थे। बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों के ऊपर ये लगाए गए थे, और दर्जनों की तादाद में एक गाड़ी के ऊपर होते थे, और एक सार फायर करने की इनकी कैपेसिटी थी। उस वक्त चाइना ने इनका नाम नहीं बताया था। बाद में जब इनका नाम मंजरे आम पे आया तो दुनिया को पता चला कि इनमें से एक जो है वो PHL-16 और दूसरा जो है PCL-191 है। ये जो PCL-191 है ये बड़ा जदीद हथियार है। ये ऐसी गाड़ियों के ऊपर लगाया गया है जो गाड़ियां बड़े आराम से 17, 18, 19 हज़ार फुट तक की बुलंदी तक पहुंचाई जा सकती हैं। ये गाड़ियां बहुत तेज़ी से नकलो हरकत कर सकती हैं। ये इतनी बल्कि या इतनी वजनी नहीं है, लिहाजा ये अपने इस मिसाइल सिस्टम को बहुत दूर तक, बड़ी हाइट तक ले जा सकते हैं। इसकी एक्यूरेसी बड़ी शानदार है। ये बहुत दूर तक यानी 130 किलोमीटर तक हिट कर सकता है, और 130 किलोमीटर तक ठीक निशाने पे हिट कर सकता है। यानी ये किसी भी टैंक, किसी भी जदीद हथियार से बेहतर एक रॉकेट लॉन्चर का सिस्टम है जो ऑटोमेटिक आर्टिलरी के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इसको हवाले किया गया है इस वक्त वेस्ट कमांड के, जहां पे इसको इंडिया के खिलाफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे पहुंचाया गया है ताकि भारत का बंदोबस्त किया जा सके इन गर्मियों में दोबारा। यानी पिछली गर्मियों में भारत को मार पड़ी थी, बहुत मुमकिन है चाइना ने जो अचीव किया पिछली गर्मियों में बाकी का मामला इन गर्मियों के ऊपर डाल दे। लेकिन फिलहाल हथियार पहुंचाने का मकसद जो है वो कोई जंग नज़र नहीं आ रहा। बहुत मुमकिन है कि ये हथियार इसलिए पहुंचाए गए हों ताकि एक शो ऑफ पावर हो और दुश्मन कोई एक्टिविटी ना करे। और चाइनीज़ अखबारात ने यह बताया है कि ये हथियार इसलिए पहुंचाए गए क्योंकि इंडिया की जानिब से कुछ नकलो हरकत हुई थी और उन्होंने कुछ डिप्लॉयमेंट बढ़ाई थी, जिसके बाद चाइना ने इस हथियार को वहाँ पहुँचाने के बाद भारत को एक शट अप कॉल दी है। चाइना ने जो एक शट अप कॉल अमेरिका और जापान को दी है वो मैं आपको भी बताता हूँ, लेकिन पहले इंडियन अखबारात का जायज़ा ले लेते हैं।
अच्छा, इसमें द प्रिंट ने लिखा है चाइना डिप्लॉयज लॉन्ग रेंज रॉकेट लॉन्चर्स इन वेस्टर्न थिएटर कमांड एज डिटरेंट टू इंडिया। और ये रिपोर्ट जो है पीएलए का जो डेली पीएलए है उसने इसको लिखा है। और ये 52,000 नहीं 5,200 मीटर या 17,000 फुट की बुलंदी के ऊपर जो है वो इनको पहुंचाया गया है। और आम हथियार जो है वो इतनी बुलंदी के ऊपर कारगर नहीं होते, लेकिन ये बहुत जदीद बने हुए हथियार हैं। 2019 में इनको पहली दफ़ा मंजर-ए-आम पे लाया गया था और ये हथियार अब पहुंचा दिए गए हैं। उसके बाद जी हिंदुस्तान टाइम्स ने इस खबर को लिखा कि चाइना डिप्लॉयज एडवांस्ड रॉकेट लॉन्चर इन वेस्टर्न थिएटर कमांड। उन्होंने सेम वही लिखा है। और वीएन न्यूज़ ने भी एग्जैक्टली वैसे ही लिखा है। कश्मीर वाला ने इसको खबर को इसी तरह लिखा है कि लॉन्ग रेंज रॉकेट मिसाइल जो सिस्टम है वो बॉर्डर के बिल्कुल करीब जो है वो पहुंचा दिए गए हैं चाइना की जानिब से। और फिर याहू न्यूज़ ने इसको छापा और दीगर अखबारात ने। अब आ जाए इस बात की तरफ कि अमेरिका को क्या जवाब दिया है चाइना ने। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अमेरिका को और जापान को। ये खबर मैं आपको साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट से बताता हूँ। वे कह रहे हैं कि चाइना कंडक्ट्स एरियल बॉम्बिंग ड्रिल्स आफ्टर यूएस जापान स्टेटमेंट ऑन ताइवान। ताइवान के बारे में अमेरिका और जापान के स्टेटमेंट के बाद ये जो स्टेटमेंट है जो बाइडन और जो जापानी वज़ीर आज़म हैं सुगा, इन दोनों ने दिया है और बड़ा गुस्सीला स्टेटमेंट है। और चीन पर तनकीद और ताइवान समेत खित्ते में पुरअमन माहौल के लिए बयान जारी किया, जिसे चीन ने मुदाखलत तस्वर करते हुए मुस्तरद किया है। चीन अपने फ़िज़ाई बेड़ों को बार बार इन इलाकों में लेकर जाता है, बहरी बेड़ों को भी लेकर जाता है और चैलेंज करता है ताइवान को, अमेरिका को। जबकि अमेरिका ने चैलेंज किया था तो चाइना ने उनकी सारी कम्युनिकेशन काट दी थी। उसकी वजह से बड़ा अमेरिका को प्रॉब्लम हुआ था। वो अभी तक उससे बाहर सदमे से नहीं आए। बहरहाल पीएलए ईस्टर्न थिएटर कमांड रिपोर्टेडली सेंट dozens of H-6K bombers in 9 hours एक्सरसाइज। ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। 9 घंटे तक उन्होंने लगातार जो उनका एक बेहतरीन तैयारा है बम्बारमेंट करने के लिए H-6K बॉम्बर्स, ये दर्जनों की तादाद में उन्होंने उड़ाए और इनको एक नामालूम मुकाम की तरफ भेजा और वहां पे इन्होंने बम्बारमेंट की है। मुकाम जानबूझकर नहीं बताया क्योंकि यहाँ जो ईस्टर्न कमांड है उनकी यहाँ पे कोई ऐसी जगह नहीं है जहां वो एरियल स्ट्राइक्स करके उसकी प्रैक्टिस कर सकें। तो ये किसी और कमांड के एरिया में गए और वहां जाके इन्होंने प्रैक्टिस की है। ये रिपोर्ट तो किया है पीएलए के अखबार ने, लेकिन उसकी तफसीलात नहीं बताई कि हमने किस जगह पे ये प्रैक्टिस की है। लेकिन जो प्रैक्टिस के बारे में उन्होंने बताया कि हमने 9 घंटे तक ये परवाज़ें की, 9 घंटे तक लगातार बम्बारमेंट की और ये बम्बारमेंट दिन के वक्त भी की गई और फिर एक वक्फे के बाद रात के वक्त भी ये ड्रिल्स की गई हैं। इसके बाद चाइना की जो एयरफोर्स है, पीएलए एयरफोर्स, उसके पास ये कैपेसिटी है कि वो एक फुल फ्लेज वॉर के अंदर बेहतरीन मुजाहरा कर सके अपनी ताकत का। तो चाइना ने दोनों महाजों के ऊपर बड़ी विजिलेंस शो की है और बड़ी ताकत शो की है। वो कमजोरी अब दिखा नहीं रहा अमेरिका को, जैसे माजी में वो दिखाता रहा है। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि रशिया और अमेरिका एक और महाज पे आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं, जिसको आप यूक्रेन का महाज कहते हैं। उसके ऊपर मैं एक और वीडियो कर रहा हूं, मैं आपको पूरा मामला बताऊंगा कि यूक्रेन का है क्या, प्रॉब्लम क्या हुआ है यूक्रेन और रशिया के बीच में। अमेरिका बीच में कहां से आ गया, यूरोपीय यूनियन कहां से आ गई, नेटो बीच में कहां से आ गया, तुर्की का क्या किरदार है और वहां पे क्या ऐसी चीज है जिसके पीछे सारे लड़ रहे हैं। इसके बारे में मैं एक वीलॉग करूंगा डिटेल के साथ आने वाले दिनों में। लेकिन ये जो चाइना ने ताकत शो की है वो इंडिया को भी सेम टाइम में आंखें दिखा रहा है और इधर भी, और वो इसलिए कि अमेरिका ज़्यादा मसरूफ़ होने वाला है रशिया के साथ, क्योंकि इस वक्त दुनिया में अगर कोई अगली जंग हो सकती है तो जंग के लिए जो सबसे साजगार माहौल है और जहां सबसे ज़्यादा जंग के इम्कानात हैं दुनिया के तमाम दिफाई माहिरीन के मुताबिक, वो यूक्रेन और रशिया के बॉर्डर्स के ऊपर लड़ाई का ज़्यादा खदशा है, जहां पे झड़पें कहीं ना कहीं चल भी रही हैं। क्योंकि कुछ ऐसे अलहदगी पसंद ग्रुप हैं जिनको रशिया की सपोर्ट है और वो पहले ही यूक्रेन की आर्मी के साथ लड़ रहे हैं और बहुत बड़े पैमाने पर असलहा, बारूद, एयर डिफेंस सिस्टम और बहुत सारी चीज़ें वहां पे पहुंचाई जा रही हैं। अब आ जाए एक और खबर है जो पाकिस्तान के बारे में है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के 3 अहम कमीशंस की रुकनीत हासिल करने में कामयाब हो गया है और पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के जो तर्जुमान हैं जाहिद हफीज़ चौधरी, उन्होंने ये बताया कि पाकिस्तान ने जराइम की रोकथाम और इंसाफ और स्टेटस ऑफ वुमेन और पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट कमीशन की रुकनीत हासिल कर ली है। दफ्तर खारजा ने मजीद बताया कि ये
कमीशंस मुतअद्दिद समाजी और माशी मसाइल पर बैनुल अक़वामी ताउन को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा करते हैं। यानी पाकिस्तान जिसको सिर्फ अफ़गानिस्तान में जंग के लिए या किसी जगह पे अमन के लिए बुलाया जाता था, पाकिस्तान जिसकी सिर्फ, मैं कल भी आपको बता रहा था कि या तो हमें जंग के लिए बुलाते थे या सुलह के लिए बुलाते थे, हमारा कोई और दुनिया में रोल था नहीं। तो अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान को रुकनीत मिली, स्टेटस ऑफ वुमेन के हवाले से भी, ख़वातीन के हुकूक़ के हवाले से, पॉपुलेशन आबादी के कंट्रोल और डेवलपमेंट कमीशन के हवाले से, और जराइम के रोकथाम और इंसाफ के हवाले से, और ये पाकिस्तान का इमेज दुनिया में बेहतर होने की निशानदेही है। तो पाकिस्तान का इंतखाब किया गया है अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से, और ये जो पाकिस्तान को शामिल किया गया है, इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो कौंसल है जो इंतखाब करती है, उसके तमाम अरकान की जानिब से मुत्तफ़िक़ा तौर पे पाकिस्तान की हमायत की गई है। पाकिस्तान 2022 के शुरू में ये अपनी ज़िम्मेदारियाँ संभाल लेगा, और इसमें पाकिस्तान के अलावा जो दीगर मुल्क मुंतखब हुए हैं उनमें चीन है, ईरान है, जापान है और लबनान है। तो पाकिस्तान के लिए एक अच्छी कामयाबी है। 1 जनवरी से ये ज़िम्मेदारियाँ पाकिस्तान निभाएगा। तो पाकिस्तानियों को इसके लिए बहुत मुबारकबाद। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।